नमस्कार दोस्तों, जेवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैं डीएम सर भरतपुर आज आपको एक राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना के बारे में डिटेल से जानकारी देने जा रहा हूं। जी हां, अगर हम बात करें तो इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये योजना क्या है, इस योजना के संबंध में हम संपूर्ण अगले 15 से 20 मिनट में पूर्ण चर्चा करेंगे। साथ में कुछ संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उनकी भी साथ में हम चर्चा करेंगे। और चाहे आप किसी की लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर आरएस लेवल की प्रशासनिक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें फ्लैगशिप योजना है, उन फ्लैगशिप योजना से संबंधित इस वीडियो से कोई भी सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। जी हाँ, क्योंकि हमने इस संपूर्ण परियोजना में सब कुछ वो दे दिया है, जिसे एक साइकोलॉजिकल वेस्ट पर इसे तैयार किया कि आपको लर्निंग 100% होगी। देखिए, चलते हैं इस योजना के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की। देखो, ऐसे इनके संबंधित में प्रश्न ये बन सकते हैं। हमने 15 प्रश्न स्टार्टिंग में रखे हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा इसका हेल्प मिले कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। इन प्रश्नों के आंसर हम वीडियो के आखिर में, जब थ्योरी आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद रिवीजन टैब में हम इनका अध्ययन करेंगे। सवाल वैसे कह रहा है कि इस योजना को कौन से वित्त वर्ष में प्रारंभ किया गया, और एक दूसरे सवाल में यह कह रहा है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई, अर्थात इंदिरा गांधी शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई, ये इसमें डेट पूछी है। एक सवाल ऐसे भी बन सकता है कि भाई आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कुल कितने मानव दिवस सृजित किए गए, ऐसे भी सवाल बन सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस योजना हेतु जो पंजीयन करवाने हेतु कौन सा जो कार्ड है वो अनिवार्य किया गया है। आपका आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, या फिर आपका पैन कार्ड है, या फिर वोटर आईडी है, ऐसे भी सवाल बन सकता है। इसकी सबकी डिटेल से हम थ्योरी में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा, इसके लिए सालाना जो बजट है वो कितना निर्धारित किया है, और बजट आर्थिक समीक्षा 2022-23 में 30 नवंबर 2022 तक कितने मानव दिवस सृजित किए गए, कितना इस पर खर्च किया गया, कितने जॉब कार्ड वितरित किए गए, और साथ में कितने चिन्हित कार्य करवाए गए थे, इन सब की हम चर्चा आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस योजना के अंतर्गत जो आवेदन हेतु जो पात्र है, उस पात्र आवेदक की जो आयु है कि वो कितनी होनी चाहिए। तो आवेदन हेतु जो पात्रता है वो उसके पात्रता वाले व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, और साथ में नवीनतम बजट की भी चर्चा करेंगे। प्रारंभ में आयु का प्रावधान क्या रखा, बाद में ये बजट 2023-24 में क्या रखा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में कितने दिनों के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, कितने दिनों में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। रोजगार 15 दिवस करने के बाद कितने दिवस में आपको वेतन भुगतान मिलता है, ये सारी जानकारी हम अगले थ्योरी में पढ़ेंगे। एक सवाल ये बहुत ज्यादा एक तरह से प्रश्न पूछा गया था पुरानी परीक्षा में कि सामान्य प्रकृति के कार्यों में जो श्रम है और सामग्री लागत है, इसका अनुपात क्या है, और दूसरे विशिष्ट कार्यों में श्रम और सामग्री लागत पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से पूछता है, तो इस प्रश्न की हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल से। उसके बाद देखें, ये जो सवाल था ये सामान्य नहीं है, ये विशेष प्रकृति के कार्य है, और ये वाला सवाल है ये सामान्य प्रकृति का है। इसी में हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इनके बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कहते हैं, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कौन से स्टेटमेंट सही है, विच इज ट्रू और विच इज नॉट ट्रू के रूप में पूछा जाता है। इसमें यह भी है, एक सवाल बनता है कि चिन्हीकरण के लिए, यानी कि इस योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन और चिन्हीकरण के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया, अधिकृत किया गया, जिला कलेक्टर है, निकाय सभापति है, महापौर या निकाय आयुक्त अधिशासी अधिकारी है, कौन हो सकता है, या फिर उपरोक्त सभी हो सकते हैं। इस प्रश्न की भी चर्चा हम आगे करेंगे। एक सवाल और बन सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून में जो योजना है इसके अंतर्गत अनुमत कार्य और उनकी प्राथमिकता का सही क्रम क्या है, यह सवाल आरपीएससी में पूछा गया है। लगभग 8 प्रकार के इसमें कार्य किए जाते हैं, उनका एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपको याद रखना है, ये एज इट इज परीक्षा में पूछा गया था, तो इनकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। और उसके बाद है एक सवाल ये भी बन सकता है कि भाई पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन कौन से कार्य इसमें करवाए जाते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना साहब, जल संबंधी कार्य कौन कौन से हैं, तो इन सबको हम देखेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के अंतर्गत
सेवा संबंधी कार्य कौन सा है? सेवा संबंधी कार्य भी पूछा जा सकता है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कौन कौन से कार्य हैं। और लास्ट में ये प्रश्न है अंतिम, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मैट से संबंधित कौन सा कार्य है, यानी कि मैट के क्या कार्य है, उसकी क्या मजदूरी है, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल की मजदूरी क्या है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे डिटेल से। तो आइए चर्चा करते हैं इस योजना की। वैसे आपको मैं बता दूं, ये मनरेगा की तर्ज पर है, और मध्य प्रदेश में जब नई सरकार बनी थी अभी हाल ही में तख्ता पलट होके, तो उसमें एक योजना प्रारंभ की गई थी, युवा स्वाभिमान योजना, और उसी की तर्ज पर, उसी की एक प्रकार से ये कॉपी है और यहाँ पर इसे अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। युवा स्वाभिमान योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के, जहां पर युवा लोगों को वो रोजगार उपलब्ध कराती है शहरी क्षेत्र में विशेषकर। अब वर्तमान में तो उसे लगभग 60,000 सालाना कर दिया है, 60,000 रुपए जो है एक व्यक्ति को दिए जाएंगे, तो वो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन हम अगर इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो इसकी घोषणा कौन से बजट में की गई, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी घोषणा कब की गई। तो घोषणा की अगर हम बात करें तो इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन इसका जो शुभारंभ है वो शुभारंभ किया था 9 सितंबर, जी हां 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है जयपुर से की गई थी, खानिया की बावड़ी, खानिया की बावड़ी, जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कितने शहरी निकायों में से प्रारंभ किया गया था, तो उस समय 213 शहरी निकायों में से प्रारंभ किया गया था। लेकिन वर्तमान में ये कितने शहरी निकायों में संचालित है, तो वर्तमान में ये कितने शहरी निकायों में ये संचालित है, तो आपको ध्यान रखना है सभी शहरी निकायों में, अर्थात 240 शहरी निकायों में ये संचालित है। सभी शहरी निकाय हम बोल सकते हैं, सभी शहरी निकाय, सभी शहरी निकायों में ये संचालित है। अब देखो 240 जो शहरी निकाय हैं उसमें एक तो आते हैं 10 नगर निगम, 10 तो नगर निगम में संचालित है। उसके अलावा 36 आपके नगर परिषद हैं, नगर परिषद, और इसके अलावा 194 जो है आपकी नगर पालिका हैं, नगर पालिका, इनमें ये संचालित है, ठीक है ना, इनमें ये संचालित है। तो 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिकाओं में ये संचालित है योजना। इस योजना पर सालाना कितना वित्तीय भार आएगा, तो इसके लिए सालाना जो वित्त बजट है वो 800 करोड़ किया है। कितना करोड़ किया है? 800 करोड़ सालाना इस पर जो है वित्त का प्रावधान किया है, ठीक है ना, एक इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम शुरुआत आगे चर्चा करते हैं। इसके लिए लाभार्थी कौन है, तो राजस्थान के शहरी परिवार, राजस्थान का कोई भी जो शहरी व्यक्ति है जो मूल राजस्थान का निवासी है, तो राजस्थान का शहरी परिवार विशेष आर्थिक रूप से पिछड़ा हो एवं असहाय हो और बेरोजगार हो, उसको लाभार्थी माना है। और याद रखना इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है, मांगने पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, मांगने पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जब आप पात्र हैं और इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको मांगने पर, जब मांगेंगे कब, जब आप आवेदन करोगे तो आपकी पात्रता की जांच होगी, आप पात्र होंगे तब आपको रोजगार 15 दिवस के भीतर में ये उपलब्ध कराया जाएगा। तो मांगने पर आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और सुनिश्चित जीवन की एक तरह से गारंटी दी जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद जो 21 है वो जीवन जीने का अधिकार बताता है, जीने के अधिकार की ये पूर्ति करता है संविधान में। तो आर्टिकल 21 बहुत सारे अधिकारों को बताता है, निजता का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, लगभग 35 से भी ज्यादा अधिकार दिए गए। उसी में ही जीने के अधिकार में भी एक प्रकार से ये इसका संवैधानिक परिदृश्य भी है। अच्छा, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विशेष परिस्थिति में है, यानी कि यह कोरोना जैसी महामारी आ जाए या कोई इस प्रकार से भगवान ना करे
लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों में जैसे कोरोना काल है या अन्य महामारी या आपदा में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा किनको? प्रवासी मजदूरों को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी कि बाहर के राज्य के व्यक्ति जो राजस्थान में रोजगार के लिए आए हुए हैं या ऑलरेडी राजस्थान में एक तरह से जिनका मूल निवास राजस्थान में नहीं है, उन्हें प्रवासी राजस्थानी बोल सकते हैं, उन मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन विषम परिस्थिति में, जैसे कोरोना काल है, अन्य कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी है, उस स्थिति में। इसका जो नोडल विभाग है वो नोडल विभाग है आपका, जी हाँ, इसका नोडल विभाग है स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन, हिंदी कमजोर है, स्वायत्त शासन विभाग। हाँ जी, स्वायत्त शासन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। और इसके जो मंत्री हैं, वर्तमान में कौन है मंत्री? इसके मंत्री हैं शांति धारीवाल। जी हाँ, लेकिन शांति की धारी उनके माथे पर दिखती नहीं है। शांति धारीवाल, शांति धारीवाल इनके मंत्री हैं। ये नोडल एजेंसी है। योजना का व्यय जो है राज्य निधि से दिया जाएगा। मैंने कहा ना, राज्य निधि जिस पर पूर्ण रूप से राज्य मंत्रिमंडल का या राज्य विधानसभा का अधिकार होता है, तो राज्य निधि 100% राज्य की योजना है। 100% ये राज्य निधि से इसका पैसा खर्च किया जाएगा। राज्य निधि से 100% है, यानी कि पूर्ण रूप से राज्य सरकार की योजना है। पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा इस पर वित्त खर्च किया जाएगा, पैसा खर्च किया जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान रखना। और सालाना, जैसा कि मैंने बताया कि 800 करोड़ इस पर प्रावधान रखा है। 800 करोड़ सालाना 800 करोड़ का इस पर व्यय होगा। सालाना 800 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, व्यय किए जाएंगे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला बात करें तो पात्रता और उसकी शर्तें क्या हैं। देखो, जो रोजगार प्राप्त करने वाला है, जो जिसको रोजगार चाहिए, उसको बोलते हैं हम आवेदक। तो आवेदन जो कर रहा है उसकी आयु क्या है? तो आवेदक की जो आयु है, जो आवेदन करता है उसकी आयु है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष। लेकिन ये ध्यान रखना है, आवेदक की वर्तमान में आयु अगर आपसे पूछे तो ये 18 से 60 वर्ष कर दी गई है। 18 से 60 वर्ष। 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से इसकी जो आयु है, आयु सीमा पहले 40 थी, तो 40 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। 60 वर्ष कर दिया, अर्थात अब 18 से 60 वर्ष का व्यक्ति आवेदक जो है उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है ना, 18 से 60 वर्ष तक का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। पंजीयन हेतु जो सबसे आवश्यक है वो है जनाधार कार्ड। जनाधार कार्ड अगर नहीं हो तो जनाधार नंबर जरूर होना चाहिए। जनाधार नंबर, इसको भी आप ध्यान रखना, ये नंबर जरूरी है। संबंधित निकाय में जॉब कार्ड हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन करना होगा। और जॉब कार्ड हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप आवेदन कर रहे हैं तो जो आपका जनाधार कार्ड है उसी में ही परिवार की पूरी डिटेल जाती है, और जिसको रोजगार चाहिए उन सबको यथा समय अनुसार उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र को, जिसमें अर्धकुशल और कुशल आते हैं, उनको आवेदन के 15 दिवस के भीतर, कितने दिवस के भीतर? 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और जहां जिस वार्ड में वो रह रहा है उसी वार्ड में, जिस वार्ड से उसने आवेदन किया उसी वार्ड में उसको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कार्य दिवस की बात करें तो इसमें जो कार्य दिवस निर्धारित किए थे, प्रारंभ में 100 दिवस थे। हाँ, इसमें लिख रहा है प्रारंभ में कितने दिवस थे? 100 दिवस थे।
लेकिन बजट 2023-24 में अर्थात 1 अप्रैल 2023 से इसमें जो रोजगार दिवस है उसमें 25 दिनों की बढ़ाकर 25 दिनों की बढ़ोतरी की है और अब कुल दिवस ये जो है आपके 125 कर दिए। तो कुल मिलाकर हम ये पूछें तो कुल कार्य दिवस अगर आपसे पूछे, कुल कार्य दिवस, तो कुल कार्य दिवसों की जो संख्या है वो 125 है। कितनी है? 125। और आपको बता दूं बजट जो घोषणा है इसमें सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि 25 दिवस को अतिरिक्त करने से राज्य सरकार पर लगभग 700 करोड़ का भार आएगा। कितना? 700 करोड़, 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा इस पर, इस योजना में अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त व्यय। अब तक इस पर जो व्यय था वो 800 करोड़ था जिसमें 100 कार्य दिवस की योजना थी, लेकिन बजट 2023-24 में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि 25 दिवस हम और बढ़ाएंगे। जिस परिवार के व्यक्ति ने 100 दिवस का रोजगार किया तो 25 दिन उसकी और बढ़ोतरी की जाती है और इस 25 दिवस बढ़ाने में लगभग सरकार को जो खर्च करने होंगे अलग से वो 700 करोड़। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इस योजना में कार्यों के चयन और चिन्हीकरण के लिए जो अधिकृत अधिकारी है वो निकाय आयुक्त है। कौन होगा? निकाय आयुक्त बोल सकते हैं या अधिशासी अधिकारी बोल सकते हैं। तो निकाय आयुक्त या अधिशासी अधिकारी होगा जो कार्यों का चयन करेगा कि कहां पर कार्य करवाना नगर पालिका क्षेत्र में और उनको चिन्हीकृत करेगा। हालांकि इस अधिकारी के बहुत बड़े काम है, यही जॉब कार्ड जो है पंजीयन हेतु यही प्रमुख अधिकारी होता है, जिसे मुख्य एक प्रकार से नगर पालिका अधिकारी भी बोल सकते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी बोल सकते हैं। देखो इसमें मैट की योग्यता के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इसमें मैट की भी नियुक्ति की जाती है और मैट में जो योग्यता है वो पुरुष के लिए 12वीं पास और महिला के लिए 10वीं पास है। लेकिन जो अनट्रेंड है मैट, उनको ट्रेनिंग का जो काम दिया गया है वो अधिशासी अधिकारी को दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि 1 अप्रैल 2023 से अप्रशिक्षित मैट की आवश्यकता का अप्रशिक्षित मैट का आयोजन का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। यानी कि श्रमिकों पर 20 श्रमिकों पर कितने मैट लगाए जाएंगे? 1। अर्थात 21 से 40 तक होने पर, 21 से 40 तक होने पर कितने मैट हो जाएंगे? तो 2 मैट हो जाएंगे। कितने? 2। अगर आपसे कहे कि 41 से 60 तक के में कितने मैट लगाए जाएंगे श्रमिकों पर, तो आपको बताना है 3। कितने बताने? 3। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस परियोजना से। अगर कोई सवाल आया तो ये पूरा 15 से 20 मिनट में हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो मैट की योग्यता पुरुष की 12वीं पास है, महिला की 10वीं पास है। 20 श्रमिकों पर 1 मैट लगाया जाएगा और मैट का वेतन है वो 271 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित किया गया है। इनके प्रशिक्षण का काम अधिशासी अधिकारी करेगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल 2023 से अप्रशिक्षित मैट का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब हमें ट्रेंड ही चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए जो कम समय में ही निर्देश को समझ जाए। अब उन्हें ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट बात है, इस योजना के अंतर्गत अनुमत कार्य और उनकी प्राथमिकता का एक ऑर्डर है जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये सवाल है, पहला योजना है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे? तो पर्यावरण संरक्षण संबंधी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिव रिलेटेड वर्क करवाए जाएंगे। अब इसमें क्या क्या काम है? इसमें पौधारोपण है, विशेषकर चाहे शमशान घाट हो या फिर सार्वजनिक जगहों पर पौधारोपण हो या फिर सड़क डिवाइडर पर पौधारोपण हो, ये सारे पौधारोपण के कार्य इसमें किए जाएंगे। तो पर्यावरण संरक्षण कार्य पहली प्राथमिकता पर रखा जाएगा। फिर उसके बाद जल संरक्षण का कार्य जो है दूसरी प्राथमिकता पर। हमारे जो वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है उसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उससे संबंधित कार्य किए जाएंगे। जल स्रोतों की साफ सफाई की जाएगी, जल स्रोतों का पुनरुद्धार करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे जल संरक्षण से संबंधित कार्य। स्वच्छता और सैनिटेशन संबंधी कार्यों में नगर पालिका क्षेत्रों में साफ सफाई की, विशेषकर कूड़ा प्रबंधन, ठोस जो कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। डोर टू डोर जो है कूड़े को कलेक्शन किया जाएगा और कूड़े का उचित प्रबंधन किया जाएगा। तो संपत्ति विरूपण से रोकने संबंधी कार्य, संपत्ति विरूपण से संबंधित अगर हम कहें संपत्ति विरूपण का मतलब क्या होता है, तो संपत्ति विरूपण का मतलब होता है कि जहां पर अतिक्रमण कर रखा है, नगर पालिका क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रखा है तो उन अतिक्रमण को हटाना होता है। या फिर जैसे सार्वजनिक कोई बिल्डिंग है, इमारत है,
उन पर कोई पोस्टर वगैरह है या फिर सड़कों पर होल्डिंग वगैरह लगे हैं तो उनको हटाने का काम जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। और कंजर्वेशन कार्यों में जो पीएम आवास योजना है इसके अंतर्गत पीएम आवास, इसके अलावा सीएम आवास योजना से संबंधित कार्य करवाए जाते हैं, योजनाओं से संबंधित कार्य करवाए जाते हैं। और सेवा संबंधी कार्यों में जैसे गौशाला में कार्य करवाना है या फिर रिकॉर्ड कीपिंग का काम करवाना है या फिर अन्य तुम्हारे मल्टीटास्किंग कार्य करवाए जाते हैं। तो इसमें कुछ कार्य हैं जैसे गौशाला संबंधी कार्य, इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग कार्य या फिर मल्टीटास्किंग वर्क की बात करें तो मल्टीटास्किंग वर्क भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें तो योजना के अंतर्गत अनुमत कार्य और उनकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले श्रम आधारित कार्य होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कैसे कार्य होंगे? श्रम आधारित कार्य शामिल है। और द्वितीय वरीयता में स्थायी प्रकृति के कार्य यानी परिसंपत्तियों से सृजन, यानी कि जो हमारी संपत्ति है या हेरिटेज संबंधी कार्य हैं या जो सार्वजनिक जगह हैं उनका एक तरह से उनको परिसम्मित किया जाएगा, यानी कि उनको जीर्णोद्धार करा जाएगा, उनसे पुनरुद्धार करवाया जाएगा, उनकी साफ सफाई, उनका एक तरह से विरूपण करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एक सातवां कार्य है हेरिटेज, सातवां और कार्य है हेरिटेज संबंधी कार्य, हेरिटेज संबंधी कार्य। अब आप कहेंगे हेरिटेज संबंधी कार्य क्योंकि विरासत कोई स्थल है किसी नगर पालिका क्षेत्र में तो उससे संबंधित कार्य करवाए जाएंगे। और 8वें पे अन्य कार्य आते हैं, अदर वर्क। क्या आते हैं? अदर वर्क। अदर वर्कों में जैसे आवारा पशु वगैरह है उसको एक प्रकार से नियंत्रण करना, आवारा पशुओं को रोकथाम करना, तो आवारा पशुओं को संबंधित कार्य जो हैं वो अन्य कार्यों में आते हैं। ये 8 कार्य, इनका यही ऑर्डर है। ये आरपीएससी की पूर्व परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको कैसे याद करना है? सर हमें ये इतना सारा कैसे याद होगा? नॉर्मल सी बात है कि इसे याद करने के लिए आप इसे एक बार दोबारा से देखो। सबसे पहले पर्यावरण का संरक्षण है, पर्यावरण है तो हम हैं, ऑक्सीजन है तो हम हैं, ऐसे याद रख लेना। ऑक्सीजन किस में आता है? ऐसे समझ लेना पर्यावरण से संबंधित है। फिर पर्यावरण में ही क्या आते हैं? जल संरक्षण। तो देखो पहले चाहिए हवा, ठीक है ना, हवा पानी बोलते हैं ना। तो एक हवा और दूसरे नंबर पे क्या आता है? पानी। तो हवा पानी। फिर उसके बाद स्वच्छता, सैनिटेशन, यानी कि साफ सफाई से संबंधित सारे कार्य है। संपत्ति विरूपण से संबंधित, रोकने से संबंधित कार्य, अतिक्रमण से संबंधित कार्य आते हैं इसके अंतर्गत। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो जो अपने पालिका क्षेत्रों में या शहरी निकायों में अवैध जो होर्डिंग लगे हुए हैं उनको रोकथाम करना, उनको हटाना, या सरकारी दीवारों पर पोस्टर आदि है उनको हटाना, या सरकारी दीवारों की पेंटिंग वगैरह करना, साफ सफाई करना। तो ये सारे काम किस में आते हैं? संपत्ति विरूपण से रोकने से संबंधित कार्य हैं। डिफेस्टेड जो वर्क हैं उनको बोलते हैं डिफेसिट। और कंजर्वेशन कार्यों में पीएम आवास और सीएम आवास से संबंधित योजनाओं में कार्य करवाए जाते हैं। सेवा संबंधी कार्यों की बात करें तो गौशाला से संबंधित कार्य होंगे जिसमें गौशाला की साफ सफाई वगैरह, गौशाला के चारा वगैरह, ये सारी चीजें। रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य, ठीक है ना। इसके अलावा मल्टीटास्किंग वर्क भी इसमें शामिल है। और योजना के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि पहली प्राथमिकता श्रम आधारित होगी और दूसरी वरीयता पर स्थायी प्रकृति से संबंधित कार्य होंगे। स्थायी प्रकृति से संबंध का मतलब है परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित है, यानी कि जो हमारी संपत्तियां हैं ऑलरेडी उन्हें सृजित किया जाएगा, उन्हें सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, ये है। ठीक है साहब, ये इस योजना से संबंधित कार्यों का एक ऑर्डर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस योजना में सामान्य कार्यों के लिए जो सामग्री लागत है एवं पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात है वो 25-75 होगा। यानी कि सामग्री लागत कितनी होगी? सामग्री कितनी होगी? तो आपको याद रखना है सामग्री जो होगी इसमें सामग्री लागत 25 अनुपात होगी, जबकि 75 जो है आपकी क्या होगी? श्रम, उस पर 75% श्रम आधारित होगा। तो उसका बजट पूछ रहा है। लेकिन विशिष्ट कार्यों में ये उल्टा है। विशिष्ट कार्यों में जो श्रम संबंधी है भुगतान जो है 25% किया जाएगा, जबकि 75 जो है सामग्री होगा। तो विशिष्ट कार्यों के लिए 75:25 होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखना। मजदूरी क्या मिलती है? अकुशल मजदूर को 259 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। इसमें 30 का गुणा करेंगे तो लगभग 1 महीने में इतना मजदूरी मिलेगा। अर्धकुशल या मैट के लिए 271 रुपए, इसमें 12 रुपए और जोड़ देना
तो 271 आ जाएगा। इसमें भी 12 रुपए जोड़ेंगे तो कुशल आ जाएगा। और उच्च कुशल व्यक्ति के लिए 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर, उच्च कुशल में टेक्नीशियन वगैरह आते हैं तो उसको आप ध्यान रखेंगे। तो उच्च कुशल में 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। ये आपसे, ये योजना से संबंधित है, ठीक है ना साहब। अब बात आती है कि इसके प्रश्नों की, तो इसके प्रश्न देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से प्रश्न हैं जो इसके लिए उपयोगी रह सकते हैं योजना से संबंधित। अभी हम 15 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिए। तो 2022-23 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत क्योंकि 22-23 वित्त बजट है तो बजट की अनुपालना में 2022 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। 9 सितंबर को, 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां से शुरू हुई, खानिया की बावड़ी, खानिया की बावड़ी। और खानिया की बावड़ी ये कहां पर है, ये है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। तो इसको भी आप ध्यान रखना, जयपुर से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। सीएम सर ने इसका उद्घाटन किया था। तो 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कुल कितने मानव दिवस सृजित किए। देखो ये आर्थिक समीक्षा बिल्कुल करंट की है और इसके तहत वो पूछ रहा है कि 30 नवंबर 2022 तक, 30 नवंबर 2022 तक कुल कितने मानव दिवस सृजित किए गए। तो जी हाँ, बड़ा सरल है, कोई ज्यादा कठिनता नहीं है। अगर हम बात करें तो 95-93 का मतलब है ये चिन्हित कार्य करवाए गए थे, इतने चिन्हित कार्य करवाए गए थे। ये तो चिन्हित कार्यों की संख्या है, चिन्हित कार्यों की संख्या, चिन्हित कार्यों की संख्या है। और इस पर 30 नवंबर 2022 तक कितने जॉब कार्ड दिए गए, तो ये जॉब कार्ड दिए गए, कुल जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड की संख्या है 3,67,816 जॉब कार्ड दिए गए। अगर हम बात करें मानव दिवस की, तो मानव दिवस की हम बात करें तो 176 याद कर लेना और 0 लगा देना। 176 यानी कि लगभग 17,61,760 जो है कार्य दिवस है। तो ये कार्य दिवसों की संख्या आपसे अगर परीक्षा में पूछे कार्य दिवस, तो कार्य दिवसों की जो संख्या है वो 17,61,760 कार्य दिवस सृजित किए गए थे पिछले बजट में। और इसमें जो कुल वित्त व्यय हुआ, यानी कि कितना खर्च हुआ इस पर, तो आपको याद रखना इस पर जो खर्च हुए थे वो 675.80 लाख रुपए इस पर खर्च हुए थे, इस योजना पर खर्च किए गए। वैसे आपको पता है, हाँ जी, ये बिल्कुल पता है आपको कि इसका सालाना जो बजट है वो कितना तय किया गया, 800 करोड़। सालाना कितना बजट तय किया गया, तो सालाना 800 करोड़ रुपए निर्धारित किए, जिसमें से 675.80 लाख रुपए, ये करोड़ है सारी, करोड़, 675.80 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए थे, ठीक है ना साहब। ये आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या है, 17,61,760, 176 ओ, ये आपको याद रखना। इतने कार्य दिवस जो है ये सृजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीयन करवाने हेतु अनिवार्य है आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, क्या आवश्यक है। तो आपको याद रखना जन आधार कार्ड। अगर जन आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार नंबर आपको करंट याद रखना है। हालांकि और भी अदर डॉक्यूमेंट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जन आधार कार्ड होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो ये कहा कि विशेष परिस्थिति में प्रवासी मजदूरों को सम्मिलित किया जाएगा, तो उनके पास तो कोई जन आधार नहीं है। तो वो तो विशेष परिस्थिति है, जब प्राकृतिक आपदा हो तब वहां जन आधार की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना साहब। लेकिन मूल जो डॉक्यूमेंट है वो है जन आधार कार्ड। उसके लिए पंजीयन के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी जब ऐसी कोई स्थिति आए, भगवान ना करे ऐसी स्थिति हो, तो जन आधार कार्ड आप याद रखना। हालांकि एक और डॉक्यूमेंट चाहिएगा, एक चाहिएगा मूल निवास। क्या चाहिएगा, मूल निवास चाहिएगा, क्योंकि जब आप जॉब कार्ड बनवा रहे हैं तो उसके लिए मूल निवास चाहिएगा।
आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के अलावा आपका एक चाहिएगा, 3 फोटो आपको आवश्यक होंगे, 3 फोटो देना आवश्यक होगा, ठीक है ना। और भी कार्ड हैं, और एक है जनाधार कार्ड। क्या है? जनाधार कार्ड। राशन कार्ड भी आपको होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना था। तो यहां पर पंजीयन हेतु, जी हाँ, जन आधार कार्ड बिल्कुल अनिवार्य किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितना वार्षिक बजट निर्धारित किया है? तो अभी जस्ट चर्चा की थी, वार्षिक बजट जो है वो 800 करोड़ निर्धारित किया है। लेकिन अगर हम बात करें जो आपका वित्त वर्ष है, यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में इस पर जो खर्च किए गए थे वो खर्च जो है आपके कितने करोड़ हैं? तो 675.80 करोड़ खर्च किए गए थे। लेकिन निर्धारण कितना किया था सालाना? 800 करोड़ का। तो पूरा खर्च नहीं हो पाए थे, तो 800 करोड़ याद रखना। हालांकि मैं आपको बता दूं, बजट 2023-24 में 25 दिन अतिरिक्त दिवस की वृद्धि की गई है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। 25 दिवस की जो वृद्धि की है, इससे अतिरिक्त 700 करोड़ रुपए का भार आएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के सदस्यों का पंजीयन किया जाएगा? जैसा कि आपको बताया, तो इसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है कि ये प्रारंभ वाली बात हो रही है या वर्तमान की, तो सिंपल सा है, आपको वर्तमान दृष्टि में देखना है। और इसका राइट आंसर क्या है? 18 से 60 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। जो आवेदक है उसकी आयु 18 से 60 वर्ष। उसके अलावा हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में कितने दिनों के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? जी हाँ, जब आप जॉब के लिए आवेदन करते हैं, आवेदन को पात्र हो जाते हैं, तो 15 दिवस के भीतर में आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कितने दिवस के भीतर में? 15 दिवस के भीतर में आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में जब आपके 15 दिवस कार्य दिवस समाप्त हो जाए, तो 15 दिवस की अगले 15 दिवस की प्रक्रिया में आपको आपका पेमेंट भी आपके खाते में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो कार्य सामान्य प्रकृति के, ये सवाल बहुत बार आया है पुरानी परीक्षा में, जब हम फर्स्ट गेट सेकंड गेट की बात करें तो उसमें ये सवाल आए सामान्य प्रकृति के कार्य। कैसे? सामान्य प्रकृति के कार्यों में जो स्वीकृति और निष्पादन करने में जो सामग्री लागत है और श्रमिक लागत है, उसमें कितना अनुपात है? तो सामान्य प्रकृति में सामग्री लागत है तुम्हारी 25:75। कितना है? 25:75। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, 25:75 ये आंसर होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये तो योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा निर्भर है, 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि 100% राज्य सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है, वित्त पोषित है ये, एक तो ये याद रखना। लेकिन अगर आपसे मनरेगा पूछे, क्या पूछे? मनरेगा, तो मनरेगा में केंद्र सरकार, ध्यान रखना, केंद्र सरकार जो है 60:40 का है। केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त बजट है वो 60-40 का है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। मनरेगा में से पूछेगा कि मनरेगा में जो बजट है वो केंद्र सरकार कितना देती है, तो अगर किसी पर 100 रुपए खर्च हो रहे तो 60 रुपए सरकार, केंद्र सरकार देगी, 40 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन यहाँ पर श्रमिक लागत और सामग्री लागत पूछ रहा, किसी कार्य का निष्पादन किया जा रहा है तो उसमें सामग्री लागत 25 और श्रमिक लागत 75 के अनुपात में होगी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये प्रतिशत पूछा जाता है, ठीक है ना। आपसे ये नहीं पूछेगा सामग्री लागत में क्या क्या है, ठीक है ना। जिस प्रकार का कार्य है उसके हिसाब से सामग्री लागत होगी, और श्रमिक लागत आप जानते हैं लेबर वर्क, ठीक है ना। तो आपको लेबर वर्क आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये सवाल भी पूछा गया, विशिष्ट प्रकृति के कार्य, यानी कि स्पेशल जो नेचर वाले जो वर्क हैं उनके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो सामग्री लागत है वो कितनी है? वो है 75।
और श्रमिक लागत जो है वो कितनी है, वो 25 है। ये कुशल और उच्च कुशल के लिए है। जी हाँ, उच्च कुशल के लिए, टेक्नीशियन के लिए तो सामग्री लागत वहां कम चाहिए होती है, ठीक है ना, सॉरी सामग्री लागत अधिक चाहिए, क्योंकि हैवी मशीनरी वगैरह कोई काम से संबंधित मंगानी होती है, तो वहां पर 75:25 होगा। तो 75:25 जो राइट आंसर है ऑप्शन में वो आपका सी ऑप्शन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे 75:25, 75:25। तो विशेष प्रकृति के कार्य जो हैं उच्च कुशल व्यक्तियों के लिए होते हैं। किसके लिए, उच्च कुशल व्यक्तियों के लिए। और यहाँ पर हैवी मशीनरी आती है बड़ी बड़ी, जिसलिए इसका जो सामग्री लागत है वो 75 रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। ये कुछ स्पेशल यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं इस योजना से संबंधित, और पूछ रहा है कि विच इज ट्रू और विच इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन कौन से इसमें ट्रू हैं। तो सत्य कथन पूछ रहा है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना जो है इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है। 15 दिन का कार्य पूर्ण होने पर, जी हाँ, 15 दिन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात आगामी 15 दिनों में बैंक खाते में सीधा भुगतान किया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है ना। आवेदक जिस वार्ड या जोन में रहता है उसी वार्ड या जोन में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। और आपदा काल में इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को भी सम्मिलित किया जाएगा। जी हाँ, जिनका निवास राजस्थान में नहीं है वो प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी आपदा काल में इसके अंतर्गत वो पात्र हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी बात सही है, और उपरोक्त सभी हैं इसके राइट आंसर। तो डी इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न का आंसर क्या है, डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों के चयन और चिन्हीकरण के लिए अधिकृत अधिकारी कौन सा है। कौन से अधिकारी को अधिकृत किया गया है। जिला कलेक्टर को, निकाय सभापति या महापौर को, निकाय आयुक्त या अधिशासी अधिकारी को, या उपरोक्त सभी। देखो, चयन और चिन्हीकरण कौन कौन से कार्य किस वार्ड में होने हैं, उसका काम, उसका जो चिन्हीकरण का कार्य है वो कौन करेगा। तो याद रखना, निकाय आयुक्त या अधिशासी अधिकारी। जी हाँ, हम मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी बोल सकते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो सी इसका आंसर है। देखो, जिला स्तर पर जिला समन्वय समिति होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर। जब ये कार्यों को चिन्हित कर देगा कि यहां पर ये कार्य हैं, तो इन कार्यों की सूची जो है जिला स्तर पर पहुंचाई जाएगी जिला कलेक्टर के पास। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति होती है। उस समिति इन कार्यों पर रूपरेखा देकर, एक पोर्टल है, जी हां, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना अर्बन पोर्टल, अर्बन पोर्टल, मिस पोर्टल, अर्बन मिस पोर्टल। और इस पोर्टल पर जो यहां पर आपके अधिशासी अधिकारी हैं, जिसने जो कार्यों की सूची दी गई है, वो जिला कलेक्टर समिति द्वारा जब अनुमोदन करने के बाद इस पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। जी हां, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना अर्बन मिस पोर्टल इस पोर्टल का नाम है। और इस पोर्टल पर जब अपलोड होगी तो राज्य स्तर पर जो आपके शासन सचिव है या मुख्य शासन सचिव है या स्वायत्त विभाग है, वो इन कार्यों की सूची देगा और वही उस हिसाब से इसका बजट निर्धारण करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी आंसर है, इसका सी आंसर है, इसको भी ध्यान रखना। लेकिन जॉब कार्ड भी जारी कौन करता है, निकाय आयुक्त या अधिशासी अधिकारी ही जो है जॉब के लिए पंजीयन है तो मुख्य अधिकारी है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी बोल सकते हैं इसे। इसका सी आंसर है, क्या है, सी आंसर। नेक्स्ट बात करें हम, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों एवं उनकी प्राथमिकता का सही क्रम क्या है। देखो, अभी जस्ट मैंने कहा कि ऐसा सवाल आया है, तो उनके कौन कौन से कार्य हैं। तो पहला है पर्यावरण, पहला देखो पर्यावरण, हवा पानी याद रखना। हवा पानी याद नहीं रख सकते, हवा का मतलब क्या है, वायु। पर्यावरण से संबंधित स्वच्छता, हवा पानी दूसरे नंबर पे, हवा पानी, पानी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे स्वच्छता और सैनिटेशन संबंधी कार्य। चौथे नंबर पे संपत्ति विरूपण से रोकने से संबंधित कार्य। और पांचवें नंबर पर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से कार्य बताए। और छठवें नंबर पर भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। छठवें नंबर पर तुम्हारे सातवें नंबर पर हेरिटेज कार्य बताए और आठवें नंबर पर तुम्हारे कौन से कार्य बताए,
जी हाँ, अन्य कार्य जैसे आवारा पशु वगैरह है। तो मैं आपको बताऊं कि हमने आपको जो कार्यों की लिस्ट बताई थी वो इस रूप में बताई थी, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य हैं उसमें पांचवा है कंजर्वेशन का कार्य। कौन सा है? कंजर्वेशन। और छठवां है सेवा संबंधी। तो पांचवा आपका कार्य है कंजर्वेशन संबंधी और छठवां है सेवा संबंधी कार्य। सातवां हेरिटेज से संबंधित कार्य करवाए जाएंगे और आठवां जो है अदर वर्क। तो इनमें से इन्हीं का ऑर्डर एग्जैक्ट याद रखना। और ये भी सवाल पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण में कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में पौधारोपण ध्यान रखना मूल, चाहे वो शमशान घाट हो या फिर सड़क की डिवाइडर हो या फिर सार्वजनिक कोई स्थल हो, वहां पर पौधारोपण किया जाएगा। और जल संरक्षण कार्यों में आपको मैंने बताया था कि जो जल के स्रोत हैं उनका पुनरुद्धार करवाया जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे प्राचीन जल के स्रोत के अलावा जो तालाब पोखर है उनकी साफ सफाई करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना साहब? और सैनिटेशन में ये स्वच्छता और सैनिटेशन में बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं। तो चलिए मैं उस प्रश्न का आंसर बता देता हूं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहां पर, इसके ऑर्डर बिल्कुल है, पर्यावरण संरक्षण कार्य है, जल संरक्षण का कार्य है, स्वच्छता से संबंधित कार्य है, संपत्ति विरूपण से संबंधित कार्य है। तो 1 2 3 4 यही उसका ऑर्डर है। ठीक है ना? यही इसका ऑर्डर है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? छठवें नंबर पे सेवा संबंधी कार्य है, इसको भी आप याद रखना। सातवें नंबर पे हेरिटेज है, तो इनका ऑर्डर याद रखना। अगला क्वेश्चन, तो इसका प्रश्न का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन से कार्य हैं? जी हाँ, सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण, उद्यान संबंधी कार्य, फुटपाथ और डिवाइडर आदि पर पौधारोपण और उपरोक्त सभी। बिल्कुल ये सारे काम हैं। इसके अलावा शमशान वगैरह पर, शमशान घाट जो हैं, शमशान जो घाट है वहां पर भी पौधारोपण, पौधारोपण का कार्य करवाया जाएगा। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना? तो अगला है, हालांकि और भी कार्य हैं पौधारोपण से संबंधित, मैं आपको बताऊं पौधारोपण से संबंधित और भी कार्य हैं, जैसे नर्सरी के कार्य भी हैं। ठीक है ना? शमशान घाट पर पौधारोपण है, साफ सफाई है, वृक्षारोपण है, ये सारे काम इसी में आते हैं। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सेवा संबंधी कार्य कौन से हैं? जी हाँ, सेवा संबंधी की बात करें तो हमने बताया था गौशाला से संबंधित कार्य हैं, उसकी साफ सफाई से संबंधित कार्य हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है ये। रिकॉर्ड कीपिंग से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। कुछ सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई और मल्टीटास्किंग भी याद रखना, मल्टीटास्किंग वर्क। ठीक है ना? मल्टीटास्किंग वर्क जो है इसी के अंतर्गत आते हैं और ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो डी इसका राइट आंसर है। और लास्ट अंतिम प्रश्न है आज का, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मैट से संबंधित कौन से कार्य हैं? देखो मैट से बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है ना? मैट से संबंधित कौन से कार्य हैं? तो मैट की मैंने योग्यता बताई, महिला के लिए 10वीं पास है, पुरुष के लिए जो है 12वीं पास है। और 2022 तक तो यहाँ पर अप्रशिक्षित मैट चल जाते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से जो अप्रशिक्षित जो मैट हैं उनका नियोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि इससे पहले जो इनको ट्रेनिंग देने का काम है वो मुख्य या अधिशासी अधिकारी किया करता था। तो देखो कार्यों की माप करना बिल्कुल सही है, अधिशासी का सहयोग करना, अधिशासी अधिकारी का, अधिशासी अधिकारी का सहयोग करना, उसके कार्यों में सहयोग करना, कार्यस्थल पर कितने श्रमिक आए हैं उसकी प्रेजेंटेशन अटेंडेंस को अधिशासी अधिकारी तक पहुंचाना, उनको कार्यों पर नियोजित करना, उनकी कार्यों की माप करना। इसके अलावा मस्ट रोल का जो काम जैसा करते हैं हम नरेगा में, वही काम इसके सारे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। और एक बात और, इस योजना की अंतिम हम बात करें तो इस योजना की जो अवधि है वो कब तक है? तो इसकी अवधि ध्यान रखना, इसकी अवधि है 31 मार्च 2024। फिलहाल इसकी अवधि इस योजना की कब तक है? 31 मार्च 2024। उसके बाद सरकार नई बनेगी दिसंबर में, जब 23 में चुनाव होंगे। आगे क्या होगा, कंटिन्यू होगी योजना नहीं होगी, ये आगे भविष्य के गर्त में। फिलहाल ये योजना की जो अवधि है 31 मार्च 2024 तक है। तो ये तो रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
जी हाँ, मैंने इससे संबंधित सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट मिलते हैं फिर किसी ऐसी योजना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।